स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में सबसे पहला है नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखना, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग होता है मेटल नॉन मेटल वाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन इतना ज्यादा है ना, याद होगा नहीं एक को और आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो तरीका एक है इसको दिमाग में रखने का, वो है इसके रिएक्शन को अगर दिमाग में नहीं आ पा रहा है ना, तो इसका एग्जाम्पल दिमाग में, बात को समझना। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन नहीं याद हो रहा है तो उसका एग्जाम्पल याद कर लो। आप एग्जाम्पल रट्टा नहीं मारो, उसको कहीं आसपास में कहीं से लिंक कर लो। ठीक है, तो वो चीजें तुमको भूलेगी नहीं। एग्जामों में कम से कम एग्जाम्पल तो लिख सकते हो ना, अगर मौके पे याद नहीं रहा तो ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा। चल, तो जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन, ठीक है, किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो मिलता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, और क्या मिलता है? हीट निकलता है। सिंपल, बहुत ज्यादा कोई इसमें कंडीशंस नहीं है, ये सब तो ही याद रहे आपको। तो नॉन मेटल में क्या है? कार्बन, इसके संग क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। क्लियर? अब इसका एग्जांपल क्या है? नॉर्मली जब हम, ठंडी का समय है, जब हम लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? CO2 निकलता है ना, और साथ में क्या निकलता है? आगे टाप देते हैं, समझे? अच्छा, इसके साथ एक और सीन आता है, ये CO। जब CO2 है ना, तो CO भी आया। क्यों? जैसा कि जानते हो ना कि CO2 का जो सीन है वो है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.1% में समथिंग है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट है, 0.1 के लपेट में होगा। और CO क्या है? CO तो मोनोऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन देखो इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है CO। हाँ, ठीक है, होता क्या है ना, ये सीधा आपको मार देगा, जिंदा मार देगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? CO2 अगर मान चलो कि आप का जैसे कि नाक बंद कर दीजिए, तो नाक बंद कर दी जाएगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अरे मतलब कहीं से भी हवा ना जाए अंदर, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। हाँ, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो शरीर में क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है ना शरीर में पहले से। अब वो चीज बाहर नहीं आएगी, तो शरीर में CO2 की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे बॉडी में ना हर पल CO2 बनता है और हर पल ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, तो मान चलो कि आपके संग 2-3 मिनट किया गया, 3-4 मिनट किया गया, चलो 4 मिनट कर दिया गया, आपका सांस रोक दिया गया। मान चलो ना आपके बॉडी में, आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में, नसों में जितना भी ऑक्सीजन है सब कंज्यूम होगा, तब तक आप क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। समझ गए? और जो ही समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मारा जाता है, तड़प तड़प के मरेंगे आप। समझ में आया? गला घोटने का मतलब क्या होता है? तड़प तड़प के मरना। ठीक है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो होता नहीं। समझ में आया? दर्दनाक मौत है वो। अब CO की बात करें, इसको कहते हैं स्लो पॉइजन। क्या कहते हैं इसको? स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन में समझते हैं जिसका असर 2-3 दिन में या फिर कम से कम 8, 10, 12, 15 घंटे में हो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? जैसे मान के चलो ना कि एक रूम है, ये तो कॉमन सी बात है, इस समय ठंडा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रूम में मान चलो पूरा दरवाजा आदमी पैक कर लेता है। अब हमारे घर में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का घर क्या होता है? चारों तरफ से पैक होता है। अब पैक होगा, ठंडा बढ़ेगा, तो लोग घर में क्या जलाते हैं? आग जलाते हैं। आग में किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग कर दिया। अब एक घर में रूम क्लोज हो गया, और घर मान चलो कि घर में, उस रूम में 4 लोग सो रहे हैं। ठीक, अब इस रूम में, जैसे ये रूम है तो इसमें ऑक्सीजन होगा, एक फिक्स अमाउंट का ही होगा ना। अगर बार बार ये खुला रहेगा तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर। सोचो बंद रहेगा तो जितना इसमें का ऑक्सीजन है उतना ही ये उपयोग हो पाएगा। तो वही ऑक्सीजन को इनको भी लेना है, चारों को।
और उसी ऑक्सीजन से कोल भी लेगा। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक बात है। अब कोल कोल का क्या है ना कि क्वालिटी ज्यादा है, वो तेजी से ऑक्सीजन खींचेगा, समझ रहे हैं? तो तेजी से खींचेगा, खींच खींच के जल के पूरा एटमॉस्फेयर का, रूम का ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, खत्म कर देगा। रूम में कुछ बचा बचा क्या? अरे वो तो गजब। अब रूम में आओ आओ सोने ना बोलिए। हम पता है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, लोग हैं, 4 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे। हाँ, रात के समय में हमारी बॉडी पूरे दिन के मुकाबले 70% कम ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। ठीक है, तो हमको एहसास नहीं होगा जब आप गहरी नींद में हो। क्लियर? अब ऐसे भी ठंडा में कौन हंस करके मारे उठता है, एक बार रजाई में घुस गया। ठीक है, तो मान लो कि ये सारे लोग का, अब देखो एटमॉस्फेयर, रूम में क्या है, ऑक्सीजन नहीं बचा। अब इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये क्या छोड़ रहे हैं, CO2। जब तक ऑक्सीजन था कोयले के पास, तब तक ये भी क्या छोड़ रहा था, तो किसका जनसंख्या बढ़ गया एटमॉस्फेयर, CO2। क्लियर? अब जब CO2 लेवल बढ़ गया ना, तो अब ये कोयला CO2 नहीं छोड़ेगा। CO2 अगर छोड़ता तो दम घुटने के वजह से लोग निकल के भागने की भी कोशिश कर, लेकिन अब CO2 उसमें नहीं बने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया है, क्योंकि जब ऑक्सीजन होता है तभी क्या बनता है, अब ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म। तो कम ऑक्सीजन में कोयला क्या करेगा, CO बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। आपका जीवन रुक सकता है पर उसका जीवन नहीं रुक सकता। तो पूरे रूम में CO2 के साथ और कौन जुड़ गया, उसका भाई। अब बताओ कोई बंदा कहां से सांस ले? ठीक, 5 मिनट क्या 3 से 4 मिनट जब CO ये सब कंज्यूम करेंगे, तो ये सोते ही सोते निकल रहे। ठीक है, ये इंसिडेंट हो चुका है मोहम्मदाबाद। कंडीशन पूरा मिनट ऑक्सीजन समझ गया। एग्जाम्पल भी क्लियर? चेक देंगे ना एग्जाम्पल। चलिए, तो अभी तो ये फिजिकल चीज हो गई कि कैसे मुआ देगा। अब अंदरूनी जानो, तो अंदरूनी मान लो ये क्या है, इंसान की बॉडी, और यहाँ पे नाक है, ठीक है। अब यहां से क्या जाएगा, सीओ 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 जाएगा, और यहीं से हॉटवा होता है, यहीं पे होता है ना, तो लंग्सवा में पूरा सीओ जाएगा, और यहीं पे याद है हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं, अभी वो भी आएगा, फिर से वो भी आएगा, अभी पढ़ना है ना उसको भी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अल्वियोली, ठीक है, जहां से सारी नसें हमारे बॉडी की जाती हैं, इसमें खून बहता है, तो उसी में से एक नसों में से ये CO क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, जबकि वहां से जाता क्या है, CO2, और ये ट्रांसफर क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी को अंदाजा नहीं होता है कि क्या जा रहा है। क्योंकि जब एक बार तुम सांस खींचोगे तो तुम्हें क्या पता कि ऑक्सीजन आ रहा है कि CO2 आ रहा है कि CO आ रहा है, ठीक है। अब ये अंदर जाएगा तो पूरे बॉडी में क्या फ्लो करने लगेगा, CO। और CO क्या करता है, हेमोग्लोबिन को मार देता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना बॉडी में। और जब हेमोग्लोबिन को मार देगा तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, कोई नहीं। समझ गए? तो ऐसे करके पूरा बॉडी का क्या हो जाएगा, 70। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए, चल। अब किससे, क्लोरीन से, तो ये बनेगा नॉन मेटल का क्लोराइड,
ऑक्साइड ही बनी हर जगह, क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सिंपल है इसका कि जब भी हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के संग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा ना। और जब भी हम फास्फोरस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, क्या बनेगा, वो बैलेंस करना है, बैलेंस हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यानी कुल मिला के सीन क्या है कि क्या बन रहा है, मेटल संग क्लोरीन का कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, जब हम नॉन मेटल किससे रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन से, तो क्या होगा उस समय, जब नॉन मेटल का हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा नॉन मेटल का हाइड्राइड। क्या बनेगा, हाइड्राइड। दिमाग में रखना नाम, ये नाम इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। एग्जांपल क्या है उसका, तो एग्जांपल है कि जब हम हाइड्रोजन को सल्फर के संग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, नॉन मेटल्स जो है ना वो पानी के संग रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के संग भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे हम मेटल्स करते थे, याद है, मेटल्स पानी के संग करते थे तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते थे, पर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते। मेटल्स क्या करते थे कि डाइल्यूट एसिड के संग रिएक्ट करते थे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे, लेकिन नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई दिक्कत, मेटल्स डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन उसमें बनता था। ठीक है, हाइड्रोजन भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है कि जिसमें हाइड्रोजन बनता है, जिसमें सॉल्ट भी बनता है, बहुत कुछ है इसमें ना, बहुत सारे हैं, एक दो एग्जांपल नहीं है। आगे चलें, जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो क्या होता है, अब ये प्रॉपर्टी में समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे H2S H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर इसको कैसे याद रखेंगे कि हाइड्रोजन और सल्फर जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। एग्जांपल है सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, सड़ा हुआ अंडा कैसा महकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह महकता है। समझ गए, हाँ, तो ऐसे ऐसे भी आप एक दिमाग में रख सकते हो कि नॉन मेटल का हाइड्राइड में क्या था, तो हाइड्रोजन और सल्फर आपस में तो सड़ा हुआ अंडा निकलेगा। ठीक है, जैसा उसकी स्मेल होगी वैसा ही बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है मेटल का रिएक्शन किससे हो, नॉन मेटल से, तो क्या बनता है, मेटल का रिएक्शन जब नॉन मेटल से हो तो बनता है कंपाउंड। क्या बनता है, कंपाउंड। कैसा, तो सबसे पहले कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला होता है आयनिक, दूसरा होता है कोवैलेंट, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसमें आपको तीसरा नहीं जानना है अभी, बस दो जानना है। आयनिक क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और कोवैलेंट क्या बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्लियर, तो मान चलो कि तुम्हारे पास जब बहुत पैसा होता है, जब बहुत पैसा तो तुम दान कर सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बोलते हैं, सीधा दान हो जाता है। और शेयरिंग कब होती है, जब जब मान लो कि किसी मान लो कि सोसाइटी में किसी की लड़की का शादी करना है और उसके बस का नहीं है, पैसा रुपया नहीं है, तो क्या कहती है पूरी सोसाइटी, चंदा इकट्ठा करती है, तो थोड़ा 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 शेयर करती है, और शेयर क्या बनाती है, वो शादी करा देती है। होता है ना, तो वो क्या हो गया, कोवैलेंट। क्लियर, तो आयनिक में ट्रांसफर पूरा पूरा, मान जैसे कोई आया, मान लो एमएलए आया, सीधा कहा ले लो मेरे से 1 करोड़ रुपए, कर दो सबकी शादी, भाई पैसा था, ट्रांसफर हो गया सीधा। और जब
नहीं कोई हेल्प करना है तो कौन क्या होती है? शेयरिंग, चंदा इकट्ठा करना। जैसे ये दुर्गा पूजा हो गया, ये सब किससे होता है? कोवेलेंट तरीके से। समझा? अब कोवेलेंट भी होते हैं 3 तरीके के। कितने? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसका मतलब क्या कि कोवेलेंट में ना जब एक बॉन्ड बने, क्या बने? एक बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्या? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट। और 2 हो तो डबल बॉन्ड कोवेलेंट, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और 3 हो तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए? एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि जब कई लोग पैसा देते हैं तो सोसाइटी में सब लोग का जो इकोनॉमिक होता है वो एक बराबर नहीं होता है। कोई लोग होते हैं ना जिनके पास उतना धन नहीं होता है, तो मान लो क्या देते हैं? कम देते हैं। तो कम देते हैं तो मान चलो कि मान लो कोई दे दिया 50 रुपए, तो मान लो वो हो गया, कोई 50 रुपए हो गया। कोई मान लो 100 रुपया ढेर वाला है, और कोई मान लो 1000 रुपया। समझ रहे हो? सबका सबका शेयरिंग क्या होता है? अलग अलग होता है, और सब कुछ देता है और अंत में सब कुछ सही से होता है। समझे? तो कोवेलेंट के अंदर रखे 3, कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया आपका आयनिक और कोवेलेंट। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ना, तो कैसा बॉन्ड बनता है? कौन चेक चेक कर रहा है? अच्छा, तो जब जब मेटल और मेटल रिएक्ट करते हैं तो कैसा बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। क्लियर? हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है? अच्छा, और जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल से कराते हैं तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड तैयार होता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये से हम करके हम लोग का भी क्लियर हो। जैसे इसका एग्जांपल ले लो मेटल नॉन मेटल का, Na+Cl। NaCl कैसा बॉन्ड है? अभी भी कोई डाउट है किसी को? बोल लो, कोई है तो। पूजा क्या बनेगा बता दीजिए। आयनिक बनेगा इसमें। कोवेलेंट का, कोवेलेंट का क्या है? हाइड्रोजन प्लस सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन गया कोवेलेंट बॉन्ड? ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, बन गया नॉन मेटल नॉन मेटल। हाँ बोलिए आप। मेटल 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 नहीं करते हैं कभी। हाँ, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। देखो, जब भी शेयरिंग होती है ना, हमेशा गरीब लोग भीख मांगो, बड़े लोग नहीं शेयरिंग करते। क्या लग रहा है? पहले ले जाओ, जी जिंदगी। ठीक है? एक कुछ चीज तेज सुनते हैं, बहुत तेज सुन लेते हैं। किसका? नीचे वाले NaCl। कौन सा भाई? किसके एग्जांपल दिए हम? सोडियम क्या है? पता है? कंफर्म हो ना? अब किसी सुन के नहीं बोलो, अपने से बोलो सोच के। मेटल है तो क्या देगा? मेटल इज किंग। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, तो क्या है? बेगर। ये सब क्या कर दे? दान ही तो करते हैं लोग। सिंपल समझो, मेटल हमेशा दान करते हैं और नॉन मेटल हमेशा लेते हैं उसको। ठीक है? तो जो दान करने वाला है उसको शेयरिंग क्या हो सकता है? नहीं। जो मांगने वाले हैं उनको शेयरिंग क्या हो सकता है? उन्हें तो दुनिया का ये रीत है, समझ। मांगने वाले हमेशा ऐसे करते। आगे बढ़े? आगे बढ़े नहीं बढ़े? तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त। किसी को केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पढ़ लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा। कल सबसे पहले पूछ लीजिएगा आधे घंटे में, उसके बाद टेस्ट ले लीजिएगा। आज खत्म ही कर रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब? तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा?
इलेक्ट्रॉन कौन दान करता है? मेटल। तो वो क्या बनाएगा? पॉजिटिव। समझो बात को। और इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? तो वो कैसा बनाएगा? और कोई डाउट? चलो, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर हैं, वैसे ही नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं। समझ आया? उसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज, तो देख लो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, वो अपने नीचे वाले को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उसको याद कर जाएगा, ये आप लोग के लिए काफी है आपकी क्लास के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखो आयनिक कंपाउंड लिखा है, हमने अभी चर्चा की आयनिक कंपाउंड की बिना कहे हुए। समझ में? आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, दिमाग में हम सेट कर लो, जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है, यानी कि कोई देने वाला है और कोई लेने वाला है, तो उसको क्या बनेगा? आयनिक। और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? तो आयनिक बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या होते हैं? लिख लो इसको, आयनिक बॉन्ड लिख के कहीं पे, और लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। हो गया? ब्रैकेट में सर कहीं पे भी लिख लो यार, तुम बिना ब्रैकेट बना लिखो। चलो हो गया। एग्जाम्पल है क्या है? सोडियम क्लोराइड आयनिक है कि नहीं है ना? उसके बाद आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक है। यानी जिसमें मेटल नॉन मेटल हो वो क्या होगा? हमेशा आयनिक होगा। चलो, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड के। तो आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है? अब यहाँ पे देख लो ध्यान से चट से कि आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये लेन देन से बनता है। कैसे बनता है? लेन देन से बनता है। तो ये सबसे क्या होता है? स्ट्रांग बनता है। ठीक है, जो काम लेन देन से होता है वो कैसा होता है? स्ट्रांग बनता है। क्या होगा दिक्कत? कौन सा बोल रहे हैं कि कौन सा? ये क्या है? और कोई जो लेन देन से बनता है। ठीक है, तो ये सीधा लेन देन से बनेगा, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग? स्ट्रांग। सबसे स्ट्रांग होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे रख दोगे तो टूट जाएगा, नहीं, बहुत उसकी तो बहुत स्ट्रांग होता है। जो स्ट्रांग होगा तो जल्दी पिघल जाएगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई होती है। और जो जो स्ट्रांग होंगे क्या वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे? नहीं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई। समझ? इसी तरीके जैसे कि जितने भी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होता है, वही ऐसे गिराते रहेंगे लोग, और बॉयल भी जल्दी नहीं। कोई कोई प्रॉब्लम आ गई तुरंत हड़बड़ा के यू कर लेंगे ना, आराम से। समझा? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई। क्यों? क्योंकि वो इत्मीनान से रहता है, एकदम शांत रहता है, उनको पैसा क्या होता है? ढेर होता है। समझा? चलिए, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? तो ये सॉल्वेंट क्या कहते हैं? डिजोल्व जाते हैं। क्या होते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। किसमें? वाटर में। दिमाग में रखना हमेशा, ये किसमें डिजोल्व होते हैं? अब वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे ना, सारे के सारे किसमें डिजोल्व होंगे? एकदम गारंटी के साथ। अंकिया मून के लिख देना तुम लोग। और कुछ में याद करो, कितना याद करोगे? तुम्हारे आसपास से तो इसलिए बेस्ट चीज तुमको बता दी है हम कि वाटर में सारे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नमक पानी में होता है कि नहीं होता है? तो क्या आयनिक है? घुल गया, डिजोल्व हो गया। समझ? चलो, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, बताता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो आयनिक जैसे नमक का रोड़ा देखे हो? नमक के रोड़ा में बिजली पास होगा? नहीं होगा।
नमक के रोड़े में नमक का ढेला, अरे वो जैसे पत्थर जैसा होता है। पत्थर जैसा नमक देखिए, वो पत्थर और नमक। गाय खाती है। तो अरे इससे पहले नहीं है। सेला नमक। फिटकिरी होता है ना, वो कुछ नहीं के देख ले, फिटकिरी देखते हैं। देख लियो। सेला नमक, फिटकिरी। वो देखियो नमक, काला नमक खाइयो कभी? तो काला नमक, वो रोड़ा लग काला नमक आया तुम्हारे घर में, ढेला वाला, जिसको पीस के। आया नहीं पर देखे। बड़ी मेहरबानी है हम लोग, ठीक है। तो वो ढेला वाला नमक से अगर तुम बिजली पास कराओगे तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब इसी रोड़ा वाले नमक को किस में डाल देंगे हम लोग, तो बिजली जब पास कराएंगे तो गर्दा में बिजली पास कराएंगे। इसीलिए अर्थिंग नमक। इसीलिए अर्थिंग समझ। तो देखो आयनिक जो कंपाउंड है वो ऐसे नहीं कंडक्ट करे, दिमाग में रखना, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आयनिक कंपाउंड ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो ही हम उसको वाटर में डालते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बहुत ज्यादा। समझ में आया ना? दिमाग में एकदम डाउट मत रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो इसको। कोई डाउट है तो बोलो। चलो उसके बाद क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो क्रोजन के प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है, यानी कि जो चीज जैसे लोहा लक्कड़ ये सब चीजें ना, उसको प्रिवेंशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है आयनिक कंपाउंड। जैसे जब हम किसी मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाते हैं ना, तो कैसे चढ़ाते हैं? आयनिक कंपाउंड की मदद से चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे वो नल देखो जिसके ऊपर चमकता रहता है नल, वो क्या वैसे ही नल होता है? नहीं, वो लोहे का होता है, उसके ऊपर पानी चढ़ा होता है, प्लेटिंग होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका मदद लेते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड का। क्लियर? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में किसका मदद लेते हैं हम लोग? आयनिक कंपाउंड का प्रत्यय। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ना हम लोहे के ऊपर दूसरे का मेटल चढ़ाते हैं, लेयरिंग करते हैं, जैसे सोने का पानी चढ़ाता है ना सामानों पे, वैसे ही सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। उसका दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ना जिंक चढ़ता है, जैसे लोहे के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं हम लोग? जिंक, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगर नहीं याद रहेगा मौके पे तो देख लो कि गैल्वेनाइजेशन में जेड है, समझ लेना। देख लो गैल्वेनाइजेशन में कौन है? जेड। जेड माने जिंक। इससे आप दिमाग में याद रख, कोई दिक्कत? ये सब चीजें स्वयं क्रिएट की जाती है, कैसे हम उसको याद रख? क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होती है? प्लेटिंग की जाती है ना। क्या की जाती है? प्लेटिंग। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। क्योंकि सड़ता गलता कौन सबसे ज्यादा? सबसे सस्ता कौन है? बस यूज भी है और मजबूरी भी। उसके अलावा कोई दूसरा मेटल इतना महंगा पड़ जाएगा कि तुम्हारे बस का नहीं है, समझे? आगे बढ़े। उसके बाद है पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक है। तो कैसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं? तो पेंटिंग और ग्रीसिंग, उसमें भी हम किसकी मदद लेते हैं? आयनिक कंपाउंड की मदद ले सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन तो प्रोसेस है, हम बता रहे हैं, जैसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा गैल्वेनाइजेशन, तीसरा एनोडाइजिंग। क्या है? एनोडाइजिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हाँ, इसमें हम एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं, एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं। सब अगर ये भी याद ना, देखो ए से एनोडाइजिंग और ए से, क्लियर? तो ऐसे आप दिमाग में नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए। खत्म हो गया ये, ठीक है। असाइनमेंट है आपके सामने, असाइनमेंट क्वेश्चंस आप करिए, लगाइए। कोई डाउट सॉल्व, तो वो इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया हुआ है, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बढ़िया चीज है। हाँ।
हो गया नहीं है बन